दर्शक मित्रों, हमने एक प्रोग्राम पेश किया था वी द पीपल का पहला अंक कल आया था, तो इसमें हमने बताया था कि जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो उसमें जो पहला ड्राफ्ट था, पहले ड्राफ्ट में भारत यूनियन ऑफ इंडिया नहीं था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था जो पहले ड्राफ्ट था। बाद में फेडरेशन शब्द को चर्चाओं के बाद हटाकर यूनियन शब्द लाया गया था। लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया था कि आपने फेडरेशन शब्द क्यों हटाया, तो उन्होंने काफी उसके रीजन दिए। लेकिन बाद में ये कहा कि भारत अभी बहुत फ्रेजाइल है, नया-नया हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग केंद्र ज़रूरी है सबको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने जो बात कही थी, वो ये थी कि भले ही ये शब्दों का हेर-फेर है, फेडरल हटा के यूनियन शब्द आया है, लेकिन भारत के संविधान की जो आत्मा है, वो संघात्मक है, फेडरल ही है। तो फेडरलिज्म ही हमारा मूल कैरेक्टर है। लेकिन 1962 के जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 6-1 से, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के प्रबुद्ध जजेस ने शब्द को पकड़ लिया, आत्मा को छोड़ दिया और कहा नहीं, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया कहीं से भी फेडरेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फेडरेशन शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। लेकिन बाद में 1973 में जब केशवानंद भारती केस आता है, जब 7-6 से जजमेंट आता है, तब पहली बार स्वीकार किया जाता है कि बाबा साहब की वो बात, मूल आत्मा, हाँ, भारत संघात्मक देश है मूलतः। यूनियन ऑफ इंडिया एक शब्द है, लेकिन जो उसका आत्मा है वो फेडरल ही है, और फेडरल कैरेक्टर ही भारत के जो संविधान है उसकी आत्मा है, और यही मेंटेन होना चाहिए। इसी बात के ऊपर वीपी धनखड़ साहब ने अटैक किया था कि कहीं ना कहीं वो जो केशवानंद भारती जो केस है उसको उठाकर बाहर कर देना चाहिए। दैट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज अटैक एवर मेड बाय यस। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एंड one of the best and the biggest judgment of the Supreme Court in its history, केशवानंद भारती केस। राजू विलियम साहब, आपने बात सुनी रंजीवन जी की भी और अधीर रोहल साहब की भी। राहुल की यात्रा कई मायनों में कामयाब है, लेकिन कई प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं। अभी 3 चुनाव सामने हैं, नॉर्थ ईस्ट के और अप्रैल में कर्नाटक का। ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होने की समय आ गया है। आपकी टिप्पणी और आपकी ऑब्जर्वेशन राहुल की यात्रा पर अब तक। दिनेश जी, अभी जो एडवोकेट रंजीवन साहब ने बात करी, उससे पहले अधीर साहब ने, मैं वहीं से अपनी बात आगे रखता हूं। एडवोकेट रंजीवन जी ने यह कहा है कि जो संविधान की आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसके ऊपर ये जो प्रहार है, उसके ऊपर जो प्रहार है, वो उसके बाहर जाना जो है वो है गैर लोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक है। और यही एक चीज है जिसको लेके भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी निकाल रहे हैं। उसका एक और भी एक उद्देश्य है जो है इसमें निहित है, और वो यही है उद्देश्य कि संविधान की रक्षा है, ताकि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको बचाया जा सके, और जिनको वो समझ रहे हैं कि भाई ये जो भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है वो उनको नष्ट करने पे तुली हुई है, कमजोर करने पे तुली हुई है। तो यही बात जो है, यही इनकी टिप्पणी है, वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ती है। अब भारत जोड़ो यात्रा है क्या? मेरा ये मानना है, मैं इसके मूल में जा रहा हूं, कि मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये एक भावना है, एक भाव है, जो कि एक राजनीतिक इवेंट के थ्रू जिसको जिसको प्रचारित किया जा रहा है। अल्टीमेटली ये यात्रा एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है, और जिसका नेतृत्व उनके सबसे शीर्ष नेता जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको, भावनात्मक पहलू भी है इसका, और इसके साथ साथ इसका एक यथार्थक पहलू भी है, क्योंकि इसके साथ उनकी जो भावी राजनीति है वो भी जुड़ी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, राहुल गांधी एक तो है राजनीतिक लीडर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कोई समाज सुधार की यात्रा नहीं है। तो इसलिए इसका जो यथार्थक पहलू है, जो कि राजनीतिक पहलू है, उसके संदर्भ में इस यात्रा को देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस यात्रा की जब चर्चा करते हैं तो हम आने वाले जो इस साल के चुनाव है, जिसकी बात आपने भी करी है, असेंबलीज के चुनाव है, और उसके बाद जो 2024 का चुनाव है उसके साथ भी जोड़ के इसको देखा जा रहा है, और बिल्कुल सही देखा जा रहा है।
अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये यात्रा उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ जा रही है? तो मेरा यह मानना है कि भाई ये एक भविष्य के गर्भ में है इस सवाल का जवाब। वो तो जब नतीजे आएंगे तब ही मालूम पड़ेगा कि ये यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य भी है, वो पूरा हुआ है कि नहीं। उससे पहले तो हम इसकी चर्चा ही कर रहे हैं। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, वी आर एट बेस्ट वी आर द पॉलिटिकल एनालिस्ट, वी आर नॉट पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर्स कि भाई हम ये बता सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो यात्रा का मूल भाव है वो बहुत सकारात्मक है। इसकी जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें इसके बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मैं ये मानता हूं कि ये जो इसका भाव है, धार्मिक सौहार्द का है, बंटवारे की राजनीति के खिलाफ जो बात की जा रही इस यात्रा के उद्देश्यों को लेके, मुझे लग रहा है कि वो भाव पहले से ही इस देश में मौजूद था, लेकिन वो बिखरा हुआ था, वो खंडित था। और इस राजनीतिक यात्रा ने उस बिखराव को, उस खंडित चीज को समेटने का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा किया है। अब तक की यात्रा का जो आप देख लें कि ऑलमोस्ट फैग एंड पे है, लेकिन जो इसका परसेप्शन बना है वो इस यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप ही है। लोगों ने इसको वेलकम किया है। मिसाल के तौर पे अब जब पंजाब में ये यात्रा है, तो पंजाब में भी इसका एक बड़ा पॉजिटिव इसका रिस्पांस है। चाहे बहुत सारे जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी खास करके, वो इसके भाव को नहीं, इसके उद्देश्यों को नहीं, बल्कि इसके जो इसका यात्रा का आकार है उसको लेके वो टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जिस उद्देश्य को ये लेके चले हैं कि धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सौहार्द, ये जातिवाद के खिलाफ, आर्थिक ना बराबरी, जो एम्प्लॉयमेंट का इन्होंने बहुत बड़ा, इसके तीन उद्देश्यों में से एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट का भी है। तो वो भावना पंजाब ने पहले से ही, पंजाब का जो पॉलिटिकल कल्चर है, पंजाब का जो ओवरऑल कल्चर है, पंजाब की जो एक सोशल सेंसिबिलिटी है, उसके अंदर वो भाव पहले से मौजूद है। एक लिबरलिज्म, एक सेक्युलरिज्म का भाव जो है पंजाब में, तो वो भाव दोनों इस यात्रा के भाव से मेल खाते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भी चाहे लोग सड़कों पे बहुत बड़ी मात्रा में ना उमड़े हों, लेकिन वो इस यात्रा के विरोध में भी नहीं। तो आजकल के एक बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, किसी सज्जन ने टिप्पणी की थी जब हम अपना, मैं गैर रस्मी बातचीत कर रहा था, वो कह रहा कि कोई बात नहीं है, आज का दौर ऐसा है कि अगर क्रिकेट के स्टेडियम में जाके आप मैच नहीं देख रहे तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि कोई बात नहीं, टेलीविजन पे भी देख। तो सोशल मीडिया के द्वारा ये बात जब पहुंच रही है राहुल जी का बकायदा, और अच्छा, जितने जितने इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस यात्रा को चलाया है अब तक, वो बहुत सराहनीय है। उसका प्रोग्राम, डेट, टाइम, कब चलेगी, कहाँ रुकेगी, उसके आगे के बिल्कुल निर्विघ्न वैसी ही चल रही है। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी, सॉरी, कांग्रेस पार्टी जो है उसकी सराहना करनी पड़ती है। और आम आदमी पार्टी को लेके ये बात की जा रही थी अलग अलग मंचों में, इससे पहले मैं भी उन विचार चर्चाओं में शामिल था कि जब दिल्ली में हुआ था एक सुरक्षा की चूक को लेके, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि जिस ये हम पंजाब में जा रहे हैं, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे चर्चाओं में वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो इसको थोड़ा सा कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सरकार और पुलिस बंदोबस्त बहुत बढ़िया है और यात्रा बिल्कुल निर्विघ्न चल रही है। और राहुल गांधी की एक खास बात है, वो जो जो दो इमीडिएट गेन्स हुए हैं, वो तो जैसे पहले चर्चा हुई है कि इनके निजी अक्स को लेके, जो जिसके ऊपर भाजपा ने बहुत शुरू से ही इनको प्रहार करती आ रही है, तो कि मोदी जी के मुकाबले में राहुल गांधी को एक बड़ा तुच्छ व्यक्तित्व का राजनीतिक नेता के तौर पे ब्रांड करने की जो कोशिश कर रही थी भाजपा, तो मुझे लग रहा है
कि इस उसमें यात्रा के दौरान वो जो इमेज है इनकी, उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक उम्मीद इनको हुई है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो जो गेन भी है और चुनौती भी है कांग्रेस के लिए, वो ये है कि जब से ये यात्रा चली है, राजनीतिक दृष्टि से देखिए कि कांग्रेस में से जो पलायन हो रहा था, बड़े नेता जा रहे थे, वो पलायन थम गया है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी पीछे जाएं हम, तो हम देखेंगे सन 2014 से भी बहुत बड़े कांग्रेस के बड़े नेता वो भाजपा में गए, वहां पे वे एमपी भी बने और मंत्री भी बने। लेकिन वो चीज जो है वो अब मुझे लग रहा है कि थोड़े समय के लिए तो रुकी है, और उसको मैं सीधा इसका प्रभाव मानता हूं, एक पॉजिटिव प्रभाव मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर इस यात्रा के जरिए आप अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी कांग्रेस के संगठन पे बहुत पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जी, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज इनके लिए चुनौती करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक छोटी सी टिप्पणी के साथ बात खत्म करता हूं, वो ये है कि भारत के आजाद भारत के इतिहास में कोई 55-60 साल के करीब तो कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में काबिज रही है। तो उस वक्त क्या इनकी जो विचारधारा है वो लोक पक्षीय नहीं थी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं थी, वो विभाजन की राजनीति के नहीं के खिलाफ नहीं थी, वो थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वो विचारधारा जिसे आप विभाजनकारी कह रहे हैं, उसकी जड़ें यहां पे लगी और उन्होंने आपको राजनीतिक परिदृश्य के हाशिए पे धकेल दिया। और राहुल अब उस नई कांग्रेस जो है, उसी विचारधारा को दोबारा फोकस में लेके आ रहे हैं, और उसमें उसमें उनको जो भी सफलता मिली वो सराहनीय है, और इस पे आगे और काम करने की जरूरत है। राहुल ने यात्रा की, वो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिन जिन प्रदेशों में से यात्रा निकली है, वहां की जो कांग्रेस पार्टी की लीडर्स हैं, उनका नेतृत्व है, उन तक ये विचारधारक प्रभाव जो है उसकी जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो आप